नीट बायोलॉजी में ये तो सबको पता है कि एनसीईआरटी बुक पढ़नी है। ये दोनों किताबें तो सबके पास होती है, लेकिन किसी के मार्क्स 300 क्यों हैं और किसी के मार्क्स 340 350 क्यों आते हैं? ये डिफरेंस क्यों है? तो ये डिफरेंस आता है आपके एनसीईआरटी पढ़ने के तरीके से, और आज हम उसी पे बात करने वाले हैं। सो आई एम प्रभात कुमार। माई ऑल इंडिया रैंक इन नीट 2025 इज 8581 एंड मैंने नीट 24 में 345 स्कोर किया बायोलॉजी में, एंड नीट 25 में 333 स्कोर किया है बायोलॉजी सेक्शन में। तो आखिर मैंने कैसे ये टॉप स्कोर्स अचीव किए, कौन से रिसोर्सेज मैंने यूज किए थे और किस तरीके से मैं उसको इफेक्टिव बना पाया ताकि एक अच्छा स्कोर ला पाया मैं, तो आपको ये सब कुछ जानने को मिलेगा। सो वॉच टिल द एंड एंड किसी भी पार्ट को स्किप मत करना, क्योंकि मैं इसमें बहुत काम की बात करने वाला हूँ। कुछ कॉमन डाउट्स जो कि स्टूडेंट्स जनरली पूछते हैं कि वन शॉट लेक्चर करें या फिर डिटेल लेक्चर्स करें, तो आई विल रिकमेंड कि आप डिटेल लेक्चर्स ही ज़्यादा उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि अब वन शॉट से ऐसे काम नहीं चलेगा। क्योंकि देखिए, वन शॉट में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कंसेप्ट में डीप में बात नहीं की जाती। अब वैसे क्वेश्चंस भी नहीं आ रहे हैं कि आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे अगर आपका कॉन्सेप्ट उतना स्ट्रांग नहीं है। तो देखो, वन शॉट पे कब जाना है? वन शॉट पे तब आप जा सकते हैं जब मान लीजिए आप एक ड्रॉपर हैं, आपने 11th 12th में डिटेल लेक्चर्स पहले के किए हुए हैं, आपने उसका नोट्स प्रॉपर बनाया हुआ है पूरा और उसका रिवीजन किया हुआ है, तब आप वन शॉट पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप चैप्टर को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं और आप अगर फ्रेशर हैं या फिर फर्स्ट टाइम ड्रॉपर है, आपके पास अगर कोई नोट्स नहीं है, तो आई विल सजेस्ट कि आप वन शॉट नहीं देखें, आप डिटेल लेक्चर्स के साथ ही जाएं। आपको अपना कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा। और एक डाउट है कि हमें एनसीईआरटी को फर्स्ट टाइम कब पढ़ना है, कब से हम एनसीईआरटी की रीडिंग लगा सकते हैं? जब आपका वो जो चैप्टर चल रहा है वो पूरा उसका लेक्चर्स कंप्लीट हो जाए, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, तब उसके बाद ही आपको एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है। कोई इसमें जल्दी नहीं है। आप पहले उस चैप्टर को पूरा लेक्चर ले लें, नोट्स कंप्लीट कर ले, रिवाइज कर ले, तभी आपको एनसीईआरटी पे आना है। अब जैसे मेरे केस में क्या था कि मैंने 11th 12th में प्रॉपर ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन किया हुआ था, उसमें सारे मैंने लेक्चर्स किए हुए थे, वहाँ पर सारे नोट्स बनाए हुए थे, तो मेरे पास नोट्स था पुराना और उसका रिवीजन भी किया हुआ था। तो मुझे ऐसा उतना रिक्वायरमेंट नहीं लगा कि मैं फिर से एज अ ड्रॉप ईयर में फिर से मैं सारे डिटेल लेक्चर्स देखूं, तो मैंने वन शॉट से किया था। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट देखें, ठीक है? और अगर आपको कोई वीक चैप्टर्स भी है ना, तब भी आप उसमें डिटेल्ड ही कीजिए, मैं कहूंगा, क्योंकि आपको अपना कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना पड़ेगा, जो कि वन शॉट से उतना क्लियर नहीं हो पाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब चलो वीडियो के मेन पार्ट पे आते हैं कि आखिर हमें किस तरीके से एनसीईआरटी को पढ़ना है ताकि हमारी जो प्रिपरेशन है वो बिल्कुल इफेक्टिव हो पाए और हमारा मार्क्स भी इंप्रूव हो। देखो, मोस्टली जो एस्पिरेंट्स क्या गलती करते हैं ना, 99%, कि फर्स्ट बार जब पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी को उठा लेंगे और उसको हाईलाइट करना स्टार्ट कर देंगे। यही मेन गलती है। हमें इनिशियली 4-5 रीडिंग्स तक तो एनसीईआरटी को छूना ही नहीं है, कुछ ना हाईलाइट ना अंडरलाइन करना है। और मैं भी इसी ट्रैप में फंस गया था। जब मैं 11th क्लास में था ना, तो जब क्लास में वो जो लेक्चर चल रहा था, मैं उसी समय एनसीईआरटी को शुरू कर दिया था और हाईलाइट करना स्टार्ट कर दिया था। मैं आपको अपना एनसीईआरटी दिखाता हूं। अब जैसे ये देखो, ये पूरा आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत कम ही लाइन छोड़े हैं जो कि हाईलाइट नहीं किए हैं, लगभग सभी हाईलाइट कर दिए हैं। तो क्या इसे ही हाईलाइट करना कहते हैं? ये देख सकते हैं। तो यही ब्लंडर है, यही गलती हम करते हैं कि हमें लगता है कि यार अभी हाईलाइट कर देते हैं। देखो, हाईलाइट का मेन पर्पस क्या है हमारा? हाईलाइट का मेन पर्पस यही होना चाहिए कि जब हम अगली बार उस चीज को रिवाइज करें ना, तो बस उसी हाईलाइटेड पॉइंट्स को देखें और हमारा कम देर में रिवीजन हो पाए। मतलब नीट एग्जाम से पहले हम जितनी कम देर में रिवाइज कर पाए इस दोनों बुक्स को, मतलब 1 से 2 दिन में पूरा का पूरा जो बुक है हम खत्म कर दे, इस तरीके से हमको हाईलाइट करना है। ये नहीं सोच के करना है कि हम जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ रहे हैं उन सबको हाईलाइट कर दें। अरे यार, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो सभी हैं, क्वेश्चन तो कहीं भी आ सकता है, किसी एनसीईआरटी के लाइन से बन सकता है क्वेश्चन। तो ये माइंडसेट में नहीं रखना है। देखो, अपना रिक्वायरमेंट समझो। अब मैं क्या कर रहा हूं कि जब आप 4-5 बार एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेंगे ना, आपको पहले 4-5 एनसीईआरटी की रीडिंग्स में करना क्या है? आपको बस उसको रीडिंग लगाना है, हर एक लाइन को समझना है, भले ही कितना टाइम लगे, लेकिन शुरू में यही करना है। आपको शुरू से अंत तक पढ़ना है, पूरा हर एक लाइन पढ़ना है, उसको डिकोड करना है, उसको समझना है जितना आप उसको समझ सकते हैं। और फिर उसके बाद आपको पीवाईक्यूज भी सॉल्व करने हैं। देखो, अब ये 4-5 रीडिंग्स को जब कर लोगे, डिकोड कर लोगे, समझ लोगे,
पीवाई कुछ भी कर लोगे, तो इसके बाद जब आप अगली बार पढ़ने जाएंगे ना इसको, तब आपको लगेगा कि हाँ यार मुझे चैप्टर का पूरा आइडिया हो गया है और मुझे ये भी पता चल गया कि कौन से टॉपिक्स हैं जहां से रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब आपको उस चीज का भी आइडिया हो गया है। तो जब आप एनसीईआरटी को हाईलाइट करने बैठेंगे ना, तब आप उस पर्पज से सोच के बैठेंगे कि हाँ अब मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अब वो मुझे समझ में आ गया है। और अब तक आप 4-5 रीडिंग्स के बाद आप बहुत सारे टेस्ट्स भी दे चुके रहे होंगे, तो आपको उन टेस्ट्स में भी पता चलेगा कि मैं कौन से टॉपिक से ज्यादा गलती कर रहा हूं और मुझे कौन से लाइंस हैं जो कि एनसीईआरटी की बार बार देखने की जरूरत है। तब आप उसी पॉइंट्स को बस हाईलाइट करेंगे। तो ये मेरा कहने का पर्पस है। और जब आप शुरू में हाईलाइट कर देंगे ना, तब आप फिर ये ब्लंडर कर देंगे, फिर आपको उसका फायदा बाद में नहीं मिल पाएगा। वही आप अगर बाद में उसको हाईलाइट करते हैं तो ये आपके लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल होगा और ये बहुत इफेक्टिव बन पाएगा। तो आपको बस उसी पॉइंट्स को हाईलाइट या अंडरलाइन करना है जिसे आप भूलते हैं फ्रीक्वेंटली, जो आपसे एग्जाम्स में गलती हो जाते हैं और जिसे आपको लॉन्ग टर्म में याद रखने की जरूरत है। बस आप उन पॉइंट्स को हाईलाइट कीजिए। नीट एनसीईआरटी एक ऐसा किताब है ना जिसको आप हर बार पढ़ेंगे ना, आपको कुछ ना कुछ नया मिलता जाएगा। मैं ये सोच लिया था ना कि मेरा पूरा एनसीईआरटी कंप्लीट है, अब तो मुझे कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब मेरा पूरा कंप्लीट हो गया, अब कैसे भी क्वेश्चन आएगा कहीं से भी एनसीईआरटी से तो मैं अब सॉल्व कर डालूंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता था। हर बार टेस्ट में ना 1 या 2 क्वेश्चन ऐसा मिल ही जाता था जो लगता था कि अरे यार ये कैसे मिस हो गया, ये तो मैं एनसीईआरटी में पढ़ा ही नहीं। तो वही चीज है, आप एनसीईआरटी को जितना पढ़ेंगे ना तो आप उसके डेप्थ में जाएंगे, आप देखेंगे कि अरे यार इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं जो मेरा ध्यान आज तक नहीं गया। तो आप उसको और डेप्थ में डिकोड करना शुरू कर देंगे। और इसके लिए बेस्ट जो टेक्निक है ना, वो मैं मानता हूं कि आप एनसीईआरटी को जब पढ़े ना तो आप खुद से क्वेश्चंस को फ्रेम करें। जब आप खुद से क्वेश्चंस को फ्रेम करेंगे ना, तो एक तो आपको जब पढ़ते टाइम बोर नहीं फील होगा। ऐसे जनरली हम पढ़ेंगे तो लगेगा कि हर बार वही चीज पढ़ते हैं, हर बार वही चीज रिपीट करते रहते हैं। लेकिन जब आप क्वेश्चंस को फ्रेम करेंगे ना, तब आप देखेंगे कि यार हर बार मुझे कुछ ना कुछ नया मिल रहा है और वही क्वेश्चंस आपको टेस्ट पेपर्स में या फिर एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो लगेगा कि यार ये क्वेश्चन से तो मैं फेमिलियर हूं, आपको नया लगेगा ही नहीं। इस बार नीट 2025 का जो पेपर था वो हार्ड था। क्यों? क्योंकि 5-6 क्वेश्चन जो थे एनसीईआरटी के बाहर से थे। कुछ क्वेश्चंस तो टीचर्स के नोट्स से या फिर पुराने मॉड्यूल से भी आए हुए थे, ऐसे क्वेश्चंस थे। आपके पास जो 90% क्वेश्चंस है वो आपके हाथ में है, वो आप एनसीईआरटी से कर सकते हैं। अब देखो, अब क्वेश्चंस भी वैसे नहीं आता है। 2019, 20, 21 तक क्या था कि सिंपल क्वेश्चन आते थे, 1 लाइनर क्वेश्चन आते थे। एक लाइन में आपको क्वेश्चन पूछेगा, 4 ऑप्शन देगा, उसमें से आप मैच कर देंगे। और बायोलॉजी भी बहुत कम समय हो जाता था, 20 मिनट 30 मिनट में हो जाता था। लेकिन अब समय बदल गया, 2022 से ट्रेंड चेंज हो गया है। अब आपको सिंपल क्वेश्चन कम मिलते हैं और आपको मुश्किल क्वेश्चन ज्यादा मिलते हैं। जैसे कि आपको एसर्शन रीजन मिलता है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, मल्टीपल स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन, सीक्वेंस अरेंज करने के लिए देता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ये सब क्वेश्चंस आते हैं, डायग्राम वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो अब ट्रेंड चेंज हो गया है, इसीलिए अब ऊपर से एनसीईआरटी पढ़ के काम नहीं चलने वाला है। आपको एनसीईआरटी के डेप्थ में जाना पड़ेगा, घुस के उसको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और जब भी आप लेक्चर्स करें ना, सबसे पहले आपका कर्तव्य है कि वहीं पर उन लेक्चर्स को आप कॉन्सेप्चुअली हर एक चीज को जो टीचर समझा रहा है उसको समझते हुए चलना है। और जब टीचर्स कोई भी आपको चीज बताएं कि हाँ ये हाईली इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो आप उसको वहीं पर नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। पहले हम लोग आर्ग्यू कर रहे थे टीचर को कि आप बाहर का मत पढ़ाइए, ये तो कभी पूछेगा ही नहीं, क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से आता है। लेकिन अब वैसा टाइम रहा नहीं, अब ट्रेंड चेंज हो गया है। तो आपको जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से पढ़िए। टीचर वो एक्सपीरियंस है जो आपको पढ़ा रहा है, तो उसकी बात आप मानिए। देखो, अभी जो चैप्टर चल रहा है, टीचर पढ़ा रहे हैं, तब आप नोट्स पढ़िए, उसका कोई दिक्कत नहीं। अभी इनिशियली आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है, अच्छे से क्लियर सब कुछ रखना है, तो आप टीचर जो पढ़ा रहे हैं उनके नोट्स ही पढ़िए। लास्ट टाइम में नीट से कुछ महीने पहले आपको एनसीईआरटी पे ही स्टिक रहना है। आप एकदम यूज्ड टू हो जाना चाहिए एनसीईआरटी से, ठीक है? क्योंकि जो क्वेश्चंस आएंगे वो एग्जैक्टली एनसीईआरटी का लाइन ही यूज करेगा, आपको एनसीईआरटी का लाइन ही सीधे पेपर में देखने को मिलेगा। तो आप जितनी बार एनसीईआरटी को कंसिस्टेंटली रिवाइज करेंगे, लॉन्ग टर्म मेमोरी में उसको याद रख पाएंगे, वो आपके लिए उतना ही बेहतर रह पाएगा। जब आप टेस्ट देंगे तब भी आपको बायोलॉजी सेक्शन में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, नए नए क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है? तो अगर आपको क्वेश्चन गलती हुआ है तो आप उसका कॉज जानिए कि आखिर गलती क्यों हुआ। क्या ये कॉन्सेप्चुअल एरर था, मतलब क्या ये मेरा कॉन्सेप्ट ठीक नहीं था, क्या मैं इसको समझा ही नहीं हूं लेक्चर के दौरान, या फिर मैं इसकी एनसीईआरटी ठीक से नहीं पढ़ा, ये लाइन नहीं समझा, या फिर अगर समझ भी गया तो मैं उसको याद नहीं रहा उस एग्जाम के दौरान। तो आप इस टाइप को समझिए और फिर आप उसको फिर से दोबारा रिवीजन कीजिए।
आप टेस्ट में जितनी गलतियां पकड़ पाएंगे वो आपके नीट के लिए उतना ही बेनिफिशियल रहेगा। उसमें आप गलती के जो चांसेज होंगे ना वो बहुत कम हो जाएंगे। कुछ रिसोर्सेज जहां से मैंने एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया था, जो कि मुझे हेल्प किया और आपको भी करना चाहिए। क्योंकि देखो, एनसीईआरटी पढ़ना तो ठीक है, लेकिन हम तो यहाँ पर सिर्फ पढ़ रहे हैं। असल में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है एग्जाम टाइम में, वो तो आपको रियल क्वेश्चंस को देख के पता चलेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने 2 रिसोर्सेज इस्तेमाल किए थे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। पहला रिसोर्स है वो ये है, एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव फिंगर टिप्स बाय एमटीजी। तो आप इसमें इसका यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एनसीईआरटी बेस्ड है और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। एक तो ये है, और दूसरा है नीट प्रेप का टारगेट बैच का जो क्वेश्चंस है। मैं टारगेट बैच लिया नहीं था, मैं उसके जो फ्री क्वेश्चंस थे बस उसी को सॉल्व किया था, इसलिए ज्यादा क्वेश्चन मैं किया नहीं था। लेकिन हाँ, क्वेश्चन की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, तो आप इसको ले सकते हैं। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं, क्वालिटी क्वेश्चंस रहते हैं और एनसीईआरटी बेस्ड रहते हैं, तो आपका बहुत थोड़ा अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। तो आप इन दोनों रिसोर्सेज को क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मैंने खुद भी किया था। ठीक, अब आते हैं पीवाईक्यूज के लिए भी। यार पीवाईक्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज के लिए ना मैं एक ऐप यूज कर रहा था, मार्क्स ऐप। ठीक है, इसमें चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज बहुत अच्छे तरीके से दिए हुए हैं, जितने भी अभी तक प्रीवियस 35 ईयर्स तक उसमें लगभग दिए हुए हैं, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, और पीवाईक्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं नीट में, क्योंकि बायोलॉजी में भी क्या होता है कि पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं। आप उसको देखेंगे ना तो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से भी पूछे जाते हैं, तो ट्रेंड पता चल जाएगा। आप ट्रेंड को एनालाइज करेंगे तब पता कर पाएंगे कि यार हाँ, वो कौन सा एनसीईआरटी का पेज है जहां से हर बार पूछता है। जैसे एक बताता हूं मैं कि ये एनसीईआरटी का एक पेज है, मियोसिस 1, और ये सिंगल पेज है, सिंगल पेज, और इससे हर साल एक क्वेश्चन आता है, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी आता है। आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिएगा। तो ये पावर है। आप जब पीवाईक्यूज के ट्रेंड्स को एनालाइज करेंगे, समझेंगे, और फिर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, तो आप समझेंगे कि यार हाँ, कौन सा वो पेज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस पेज को क्या करेंगे, एग्जाम से पहले देख के जाएंगे जरूर, तो ये आप समझ पाएंगे ना एनालिसिस के बाद। तो आई डोंट थिंक कि मैंने कुछ छोड़ा है। ये वही पॉइंट्स हैं जो कि मैंने फॉलो किया था, और मैंने अपने मार्क्स को इम्प्रूव भी किया था। और ऐसा नहीं कि बस नीट में ये मेरे मार्क्स आए, नहीं, रेगुलर टेस्ट भी जब होते थे 12th के साथ भी, या फिर अभी ड्रॉप ईयर में भी, तो मेरे बायोलॉजी में मोस्टली 340 या 350 मार्क्स तक आते थे। हाँ, कुछ क्वेश्चन गलती होता था, 3-4 मैं बता ही रहा हूँ। तो हाँ, क्वेश्चन गलती होना भी जरूरी है, क्योंकि आप मिस्टेक्स करेंगे तभी आप उससे सीखेंगे, और फिर एक्चुअल एग्जाम में वो गलती करने के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में मैंने नीट बायोलॉजी सेक्शन को पूरा एक रोडमैप की तरह बता दिया हूं, आखिर सही से कैसे रिसोर्सेज को यूज करना है। तो अगर आप इन रिसोर्सेज को ऑनेस्टली यूज करते हैं तो डेफिनेटली आप नीट 26 में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे बायोलॉजी सेक्शन में। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इसी तरह के हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट बनाएंगे, प्रैक्टिकल बातें करेंगे।